वेक्टर्स पहले तो वेक्टर्स देखो होता क्या है, ठीक है। अब ये साइंस में तो पढ़ा होगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है वेक्टर्स क्या है। तो पहले वेक्टर्स बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and डायरेक्शन बोथ, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटी, मुझे ये मालूम है ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हो, मेजर। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है या ये कार है मान लीजिए। अब ये कार मूव कर रहा है तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं? कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां पे हमने क्या डिफाइन की? इसकी स्पीड, है ना। स्पीड कैसे डिफाइन किया? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में, ठीक है। तो यहां पे ये जो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया और जो टाइम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, ठीक है। अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी लेंथ हो गई L, सपोज 10 मीटर्स, इसकी हाइट हो गई लेट्स से 15 मीटर्स। तो ये मैं मेजर कर सकता हूं ना, लेंथ 10 मीटर या हाइट इसकी 15 मीटर। तो जो चीजें मेजर कर सकते हैं और जिससे आप किसी चीज को डिफाइन करो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने बोला कि इसका जो मास है वो है 500 kg। तो ये हमने वेइंग मशीन में रख के मेजर किया है ना, तो ये 500 kg क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। तो ये जो 500 kg है इसको मैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी मास को मैं क्या बोलूंगा? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी, हाइट को फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फिजिकल क्वांटिटी। जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। जैसे ऑनेस्टी मेजर कर सकते हैं। ये जो है ये 5 किलो ऑनेस्ट है, बोलेंगे ऐसा? या 10 मीटर बोल सकते हैं ऐसा? ऑनेस्टी मेजर कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। फोर्स, किसी चीज पे हम कितना ताकत लगा रहे हैं मेजर कर सकते हैं, है ना। तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये तो हमने समझा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बेसिकली किसी भी चीज के स्टेट को डिफाइन करने के लिए आप जो चीजें मेजर करके बता सको उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्केलर, दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर। नाउ व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन वेक्टर्स क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, हम उसको वेक्टर बोलेंगे। अब यहां पे पहले तो आपको मालूम हो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर्स टॉपिक है इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, है ना। फिजिक्स में इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब पहले हम समझेंगे मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द मेजर ऑफ, है ना, मतलब कोई भी चीज कितना इंटेंस, कितना स्ट्रांग या कितना वीक है, तो हम उसको एक नंबर से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला कि ये एक बॉक्स है और इसका मास है 200 kg,
ठीक है, एक बॉक्स है जिसका मास है 200 kg, तो ये जो 200 जो न्यूमेरिक पार्ट है ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये 200 से आप बता सकते हो ये कितना भारी है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मेरे घर में मेरे पास एक लेट्स से टेबल है, ठीक है, और वो टेबल मेरे से हिलता नहीं है क्योंकि वो 500 किलो का है। अब आप क्या बोलोगे, इतना भारी है ना? आपने तो टेबल नहीं देखा ना, आपको पता कैसे चला कितना भारी है? 500, मैंने जब बोला ना 500, अगर मैं बोलता मेरे घर में एक टेबल है वो बहुत भारी है मेरे से हिलता नहीं है, तो दिमाग में पिक्चर क्रिएट नहीं होता। फिर आप बोलते हैं हाँ होगा, भारी होगा, कितना भारी होगा पता नहीं चलता। लेकिन जब मैंने बोला 500 तब आपने बोला बहुत भारी है। ठीक है, मैं बोलता हूं मेरे घर में एक टेबल मैंने स्पेशली बनवाया है एक ऐसे मटेरियल का कि उसका मास जो है 100 ग्राम्स है, तो सब लोग चौंक जाएंगे, हैं 100 ग्राम का, ऐसा कौन से मटेरियल से बनवाया है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो 100 या 200 ये जो न्यूमेरिक पार्ट है इससे हम बता रहे हैं, वो इससे हमें आइडिया लग रहा है ना वो कितना बड़ा या कितना छोटा, कितना भारी है ना। या मैं बोलता हूं मेरा एक फ्रेंड है उसकी हाइट है 7 फुट, है ना, मेरे एक फ्रेंड की हाइट है 7 फीट, क्या बोलोगे? ऐसे ऐसे देखेंगे तो बहुत लंबा है कि नहीं? या बोलूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है उसका जो वेट है वो 220 किलो है ना, तो बोलोगे उसके लिए स्पेशल चेयर बनवानी पड़ेगी, है ना। तो अब मैंने 220 बताया तो आप बोलोगे कितना मोटा है। तो ये जो नंबर्स है इससे क्या पता चल रहा है, कोई भी चीज कितना स्ट्रांग या कितना वीक है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिससे हम किसी भी मैटर के प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उसकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास, कुछ भी, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, स्केलर जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और दूसरा आता है वेक्टर जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब मैंने पूछा कि आपका वेट कितना है, आप बोलोगे 60 kg सपोज, ठीक है, मैंने आपसे पूछा आपका वेट कितना है, आपने बोला 60 किलो। अब इसमें ये बताने की जरूरत है भाई नॉर्थ डायरेक्शन में ही, या फिर मैंने जो 60 किलो जो मेरा वजन है वो जब मैं दिल्ली में था, या फिर नहीं जब मैं मुंबई में था तब मैंने मेजर किया था 60 किलो था, है ना। मैं दिल्ली में मेजर करूंगा कुछ और मिलेगा, हाँ, फिर कोलकाता जाऊंगा वहां वेट कुछ और मिलेगा, नॉर्थ पोल में जाऊंगा कुछ और मिलेगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, 60 किलो मतलब 60 किलो रहेगा कि वो कम ज्यादा होगा? 60 kg ही रहेगा ना। तो हाँ, बहुत मतलब कितना 10 किलो खाओगे? कितना एक ह्यूमन कितना खा सकता है? नहीं तो बहुत, दिल्ली से कोलकाता जाने में कितना, कुछ 10 घंटे ही लगेंगे, और कितना खाएगा वो, है ना, ज्यादा तो नहीं खा सकता, कितना आधा किलो का ही फर्क आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं। वो तो चलो खाया तो उतना वेट ऐड हो गया, और क्या, है ना, जितना खाया उतना ऐड हो गया, और क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा दो टाइप के, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसमें मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है ना। कभी आप जब वेट करते हो तो वो आपको बोलते नहीं आप ऐसे खड़े हो तो आपका वेट सही आएगा, अगर आप ईस्ट की तरफ देखोगे वेट आपका सही नहीं आएगा, ईस्ट की तरफ देखोगे तो 10 किलो दिखाएगा और नॉर्थ की तरफ देखोगे तो 50 किलो दिखाएगा। पॉसिबल? मशीन में आप कैसे भी खड़े हो जाओ 50 किलो ही दिखाने वाला है अगर आपका वेट 50 किलो है, ऐसे ही है ना। तो उनको हम बोलते हैं स्केलर, जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में एक क्वांटिटी होती है फोर्स, जैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में या 10th में, है ना, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सबको हम वेक्टर्स बोलते हैं। अब देखो फोर्स डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है ना। अभी ये एक बॉडी है, मैं इसमें यहां से फोर्स लगाऊं तो ये इस तरफ मूव करेगा, लेकिन यहां से फोर्स लगाऊं तो इस तरफ मूव करेगा। तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन बताना जरूरी है ना। अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताया तो मैं फिर बता नहीं सकता ये किस तरफ मूव कर रहा है ना। अभी ये आपका घर है और आपको मार्केट जाना है, तो ऑब्वियसली बात है आप ऐसे चलोगे, चाहे जहां नहीं चल सकते, डायरेक्शन की जरूरत है ना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पे हमें मैग्नीट्यूड, देखो मुझे घर से मार्केट जाना है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सपोज 2 किलोमीटर, मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे मार्केट है। तो 2 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया,
और डायरेक्शन, हाँ मेरे को नॉर्थ साइड में जाना है तो मेरे को, है ना, या फिर यहाँ दिल्ली में हमें मार्केटिंग करनी है, कहाँ जाना है, साउथ एक्स, है ना, साउथ साइड में ही है ना सारे मार्केट, सरोजनी नगर सारा कुछ साउथ में ही है, तो कहाँ जाओगे, साउथ में, है ना। तो यहाँ से कितना किलोमीटर है, मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर होगा, 15-18 किलोमीटर होगा, तो 15 किलोमीटर यहाँ से साउथ साइड में जाओ, आपको मार्केट मिलेगा। डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी, ऐसे ही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर। ठीक है, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये किसी गाड़ी की स्पीड हो गई इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। ये वेक्टर की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, स्केलर और वेक्टर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेक्टर में हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमें समझनी है, वो है लेंथ, सपोर्ट और सेंस। ठीक है, अभी सपोज ये कोई एक डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसको हम एक रास्ता भी मान लेते हैं। सपोज ये एक रास्ता है, उस रास्ते में हमने क्या किया, ये छोटा सा एक पोर्शन ले लिया। अब ये है तो उसी रास्ते का पार्ट ना। सपोज मैंने पी क्यू लिया, तो मैं वेक्टर्स के फॉर्म में इस पी क्यू को कैसे लिखेंगे, पी क्यू ऊपर एरो, या फिर कई बार हम इसको पी क्यू और ऊपर एक लाइन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर। लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान देनी, अगर मैंने पी क्यू लिखा है तो ये पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है ना, मतलब हम कहां से जा रहे हैं, यहां से यहां पे जा रहे हैं, मैं पी से क्यू की तरफ जा रहा हूं। जैसे मैं घर से मार्केट जा रहा हूं या मार्केट से घर आ रहा हूं, एक ही बात है, दो बातें हैं, दो बातें हैं। तो ऐसे ही यहां पे मैं पी क्यू लिखता हूं तो वो एक अलग बात है, क्यू पी लिखता हूं वो एक अलग बात है। अगर मैं Q से P की तरफ आ रहा हूं तो मैं उसको QP लिख के ऐसे एरो बना दूंगा। तो ये जो PQ की जो लंबाई है वो हो गया लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ द वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं PQ मॉड के अंदर, ये लेंथ ऑफ वेक्टर है। इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। जैसे ये PQ क्या है, इसका छोटा सा पोर्शन। अब इस PQ की लंबाई कुछ नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड आपको क्या बताया था, द न्यूमेरिक पार्ट। तो PQ की जो लेंथ है वो उसका नंबर हो गया। इतना समझ में आ गया। और इसका डायरेक्शन जो है वो ये है भाई, सपोज अगर ये ईस्ट और ये वेस्ट है तो ईस्ट से वेस्ट है ना, तो इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आ गया। तो इसका जो मॉड्यूलस है वो मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद सपोर्ट, देखो ये PQ किसका पार्ट है, इस लंबे रास्ते का। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, क्योंकि ये PQ इज द पार्ट ऑफ दिस मेन लाइन, है ना। अब एक हाईवे है, उस हाईवे में ये गांव A है, ये गांव B है, तो A से B तक का जो पोर्शन है वो आपका क्या हो गया, वेक्टर। लेकिन ये जो A से लेके B तक का जो रास्ता है ये उसी हाईवे का ही तो पार्ट है ना। तो हाईवे आपका क्या हो गया, सपोर्ट। लेकिन हाईवे के बीच में वो जो छोटा सा रास्ते का स्ट्रिप है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सेंस, सेंस है इसका डायरेक्शन। भाई मैंने PQ लिखा है तो वो एक अलग डायरेक्शन है, QP लिखा है तो वो एक अलग डायरेक्शन है। मैं A से B की तरफ जा रहा हूं वो एक अलग डायरेक्शन है, B से A की तरफ आ रहा हूं वो एक अलग डायरेक्शन है। तो उसको मैं सेंस फ्रॉम A टू B या फ्रॉम B टू A ऐसे लिखूंगा, है ना। B टू A वो एक अलग सेंस है, A टू B एक अलग सेंस है। इतना समझ में आ गया। हाँ, यहां पे कोई डाउट है? आगे देखो, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हम कब बोलेंगे, सपोज ये एक वेक्टर A है, AB, और ये एक वेक्टर है PQ। ठीक है, मैं इन दोनों को इक्वल कब बोलूंगा, एक तो ये AB का जो लेंथ है उसको हम ऐसे लिखेंगे, PQ का जो लेंथ है उसको हम ऐसे लिखेंगे,
इन दोनों के लेंथ इक्वल होने चाहिए। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब पहली चीज उनका लेंथ इक्वल हो। दूसरी चीज, ये ए बी का डायरेक्शन अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो पी क्यू का डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम हो गया एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब यहां पे ये लाइन और ये लाइन अगर सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या है, दोनों पैरेलल। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को हम कब बोलेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, इफ उनका मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर पैरेलल, है ना। पैरेलल मतलब दोनों का सेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ए बी तो ऐसे लिख रहा हूं तो क्यू पी इक्वल हो जाएगा, मैं ए बी इज इक्वल टू क्यू पी नहीं लिख सकता, क्योंकि ए बी इस तरफ है यहां से यहां, लेकिन क्यू पी क्या है, इस तरफ से इस तरफ, कैन नॉट बी इक्वल। पी क्यू इक्वल हो सकता है, ये गलत हो गया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी का डायरेक्शन भी है, पी क्यू का डायरेक्शन भी है, लेकिन ये चीज नहीं लिख सकता। ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो आप इसको माइनस क्यू पी जरूर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन क्यू पी नहीं लिख सकते। ठीक, इतना क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है? इसके आगे हम देखेंगे जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। हमारे पास है जीरो वेक्टर, बेसिकली डिफाइन किया हुआ है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, और उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेक्टर। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो जीरो वेक्टर उसी डायरेक्शन का होगा। मतलब जीरो को तो आप कुछ भी डायरेक्शन दे दो, अब ये पॉइंट है, इसका मैं क्या डायरेक्शन बोलूंगा, इसको जो डायरेक्शन दे दो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। तो जीरो वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। फिर यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी काफी मिलेंगे आपको, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? नाउ व्हाट इज यूनिट? यूनिट मतलब, वेरी गुड, 1। यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर, मतलब एक कितना है। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, अभी मैं अगर किसी चीज का मास बोलता हूं, मैंने बोला कि ये एक सपोज कोई ब्लॉक है या ब्रिक है, मान लो ये ब्रिक है ना, ईंट है ये। अब इसका वजन कितना है? मान लो ये बहुत बड़ा ब्रिक है, हैवी ब्रिक है, मैंने बोला इसका मास है 5 kg। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये ब्रिक का मास कितना है, 5 kg, इसका वजन है 5 किलो। तो ये जो kg है यहाँ पे, ये क्या है, यूनिट, है ना। अच्छा, ये यूनिट कैसे आया कि अब जैसे 4 लोग बैठे हैं, है ना, वो वेट कर रहे हैं, तो सबके बीच में कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं एक लैंग्वेज बोलता हूं, आप एक दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। मान लीजिए आप भी बिजनेस करते हो, मैं भी बिजनेस करता हूं, जब तक हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगे, क्या आपस में बिजनेस कर पाएंगे? नहीं ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक कॉमन लैंग्वेज, मान लीजिए अब जो आपकी लैंग्वेज है वही मेरी लैंग्वेज है, तो क्या मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बिजनेस कर सकता हूँ? अब बिजनेस करने के लिए क्या किया कि एक कॉमन लैंग्वेज बनाई। मैं आपको कोई चीज बेचना चाहता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कोई चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास वेजिटेबल्स है ना, पोटैटो है, टोमेटो है, आप मेरे से परचेज करो। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज क्या बनाया कि मैंने बोल दिया भाई आलू जो है सपोज 20 रुपीज पर केजी है, तो 1 kg आपको भी समझ में आना चाहिए, मेरे को भी समझ में आना चाहिए, तभी तो हम वो बिजनेस कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक कुछ लोगों ने मिलके आपस में डिसाइड कर लिया भाई इतना वेट अगर होगा तो वो 1 kg होगा।
इतना लेंथ अगर होगा तो वो 1 मीटर होगा, इतना टाइम पास हुआ तो वो 1 सेकेंड है। तो ये जो कॉमन लैंग्वेज बनाई उसमें हमने बोल दिया देखो 1 kg इतना है, मतलब इतना भारी, एक मैंने सपोज इतना बड़ा लोहे का वो ले लिया बार, और मैंने बोला देखो भाई जब भी इतना भारी आप होगा तो आप उसको 1 kg बोलोगे। तो सबने क्या किया, अच्छा ये 1 kg है, सबने इसका कॉपी कर लिया, भाई इतने बड़े बड़े लोहे का ब्लॉक बना के अपने पास रख लिया कि हाँ भाई ये 1 kg है। अब अगर कोई बोलता है मेरे को 2 kg चाहिए तो इसी से वो 2 बार इसके इक्वल करके आपको दे देता है। 3 kg चाहिए तो इसी को 3 बार इक्वल करके दे देता है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 3 किलो हो गए। तो इसी 1 kg के मल्टीपल्स अब मिल रहे हैं, तो ये क्या है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट, है ना। जैसे 1 kg एक ये मास का यूनिट हो गया, 1 मीटर एक लेंथ का यूनिट हो गया। ऐसी वेक्टर भी क्या है, यहाँ पे हमने कोई एक डायरेक्शन है, ये कुछ भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इस वेक्टर का 1 कितना है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब द मैग्नीट्यूड शुड बी, मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर क्या होता है कि देखो लाइक एंड अनलाइक, लाइक मतलब सेम सेंस, अनलाइक मतलब ऑपोजिट सेंस। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो हम उनको बोलेंगे लाइक। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, पैरेलल है, दोनों के दोनों पैरेलल है, ऐसा नहीं है कि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, नहीं, दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। लेकिन एक नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो दूसरा साउथ से नॉर्थ आ रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, अनलाइक, ठीक है। इतना समझ में आ गया, लाइक एंड अनलाइक। कोलिनियर और पैरेलल। देखो ये एक वेक्टर है, सपोज पी क्यू, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैं इनको क्या बोलूंगा, पैरेलल, ठीक है। वेक्टर्स की लैंग्वेज में अगर दो वेक्टर्स, देखो ए बी एक वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ, है ना। बेसिकली अगर ये मैं नॉर्थ डिफाइन करता हूं, ये साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैंने यहां इस पॉइंट को सी डिफाइन कर दिया, तो ए सी का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वेक्टर्स की लैंग्वेज में कोलिनियर पैरेलल, कोलिनियर अगर है तो हम उसको पैरेलल बोलेंगे, हम पैरेलल बोलेंगे। बेसिकली क्या होता था, हम ये सोचते थे ना पैरेलल है मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, गैप होना चाहिए। लेकिन वेक्टर्स की लैंग्वेज में अगर ओवरलैप भी कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, बस सेम डायरेक्शन है तो हम उसको पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। कोलिनियर समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोलिनियर है मतलब दोनों में गैप ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। फिर है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर, नाम से पता चल रहा है, बता सकते हो क्या होगा, एक ही पॉइंट से, देखो जैसे ये एक वेक्टर है, सपोज ये एक वेक्टर है ए बी, तो ये जो ए है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जो बी है जहां पे खत्म हो रहा है वेक्टर उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, सपोज ए बी और ए सी, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्या बोलेंगे, को इनिशियल, ठीक है।
फिर है कोप्लेनर। इतना समझ में आ गया? कोप्लेनर वेक्टर मतलब, को मतलब देखो, को मतलब सेम होता है यहां पे, तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन। अगर दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, ये सारे वेक्टर्स मैंने एक ही बोर्ड के ऊपर बनाए ना, ऐसा तो नहीं है यहां पे भी एक बोर्ड है मैंने उसके ऊपर लाइन खींच दिया, एक ही बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, मतलब एक ही प्लेन सरफेस में है, उनको मैं बोलूंगा कोप्लेनर वेक्टर। ये समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन यहां तक? 3D में जरूरी नहीं है सारे एक ही प्लेन में हो। हम 3 डायमेंशन की अगर देखो, 2D में तो सारे एक ही प्लेन में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 3 डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर मैं इस रूम, जैसे ये रूम है, इसमें 4 दीवारें हैं, मैंने क्या किया, इसके चारों दीवारों पे एक एक बोर्ड लगा हुआ है, मैंने एक लाइन ये खींचा, एक लाइन उस बोर्ड में खींचा, एक लाइन इस बोर्ड में, एक लाइन इस बोर्ड में। अब क्या ये चारों वेक्टर्स एक ही प्लेन में कहलाएंगे? अलग अलग दीवार पे है ना, मतलब हर दीवार एक प्लेन है, ये दीवार एक प्लेन है, वो दीवार एक प्लेन है, तो कोप्लेनर मतलब एक ही दीवार में होने चाहिए, अलग अलग दीवार पे नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई? फिर है को टर्मिनस। क्या होना चाहिए बताओ? टर्मिनस। को टर्मिनस वेक्टर क्या होगा जल्दी बताओ? सेम टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। को टर्मिनस, देखो टर्मिनेट कहां पे हो रहा है? सेम पॉइंट पे। ये एक वेक्टर है, यहां पे आके खत्म हो गया, एक वेक्टर है यहां पे आके खत्म हो गया, एक वेक्टर है यहां पे आके खत्म हो गया। ये सारे वेक्टर्स क्या हैं? एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव वेक्टर या फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आप लिख सकते हो। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब सपोज ये एक वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। अब मैंने इसी के इक्वल एक लाइन बनाया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ए बी है तो मैंने इसको सी डी लिखा। देखो ये ए इज इक्वल टू क्या है? ए बी, लेकिन ये क्या है? सी डी, मतलब उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है ना, लेंथ एग्जैक्टली उतना ही है, लेकिन ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये साउथ से नॉर्थ आ रहा है, या ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो वेस्ट से ईस्ट आ रहा है, ऐसे ही है। तो लेंथ तो इसका एग्जैक्टली वही है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे मैं घर से जा रहा हूं तो ये कहां आ रहा है? मैं घर से मार्केट जा रहा हूं, ये मार्केट से घर आ रहा है, उल्टे काम हो गए ना। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। तो ये जो सी डी है ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए। माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन यहां पे शो कर रहा है, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? है कोई डाउट? आगे हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं? देखो वेक्टर क्या है? ये एक स्पेशल केस है। नॉर्मली जैसे मैंने बोला 5 + 2 करो तो मुझे मालूम है 7 आएगा, लेकिन ये है स्केलर एडिशन, है ना, स्केलर एडिशन है ये। जैसे मैंने बोला 5 किलो में 2 किलो जोड़ो, 5 kg में 2 kg ऐड करो, कितना आ जाएगा? 7 kg, है कि नहीं? 5 मीटर्स में 2 मीटर्स ऐड करो, 7 मीटर्स आ जाएगा। लेकिन क्या मैं 5 मीटर में 2 सेंटीमीटर ऐड कर सकता हूं? पहले दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे हम आते हैं। ये जो है ये एडिशन क्या है? सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ स्केलर से हम डील कर रहे हैं, वेक्टर से डील नहीं कर रहे हैं। अब वेक्टर्स में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो इसके एडिशन में खास बात क्या है?
इसको हम ऐसे समझते हैं कि अभी स्केलर एडिशन सिंपल क्यों है। जैसे मान लीजिए ये एक वेइंग मशीन है, इसमें ये नीडल लगा हुआ है ना। वेइंग मशीन होता है ना, ऊपर हम कुछ चीज रखेंगे तो ये वेट बताएगा 5 किलो 10 किलो। सपोज मैंने इसके ऊपर एक 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा, तो ये 5 kg दिखा रहा है, दिखा रहा है। इसके ऊपर मैं 2 kg और रख दूंगा तो ये ऑब्वियसली बात है 7 kg दिखाएगा। जैसे मैं अपना वजन कर रहा हूं, वो मुझे 70 kg दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको लेके आ जाता हूं, आपका वेट भी उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। अगर 60 है तो कितना 130 दिखा देगा, 130 kg दिखा देगा। दोनों के वेट्स को वो ऐड, मास बेसिकली फिजिक्स के हिसाब से मास होता है, बट हम अभी वेट बोल सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में वेट ही बोलते हैं, है ना। तो 130 किलो दिखाएगा। वेक्टर्स के साथ हम ये रूल नहीं लगा सकते। यहां पे तो हमने सिंपल जो मैथ्स में अलजेब्रा अरिथमेटिक के रूल्स हैं उससे ऐड किया। वेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, देखो सपोज ये एक बॉक्स है, मैंने क्या किया, यहां पे एक फोर्स लगा दिया। सपोज मैं धक्का लगा रहा हूं ऐसे, ठीक। अब मुझे बताइए, आप भी आके मेरे को हेल्प कर रहे हो। सपोज बहुत भारी बॉक्स है, मान लीजिए 150 kg का बॉक्स है ये, तो ऑब्वियसली बात है हिलाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं धक्का लगा रहा हूं, अब आप भी आ गए, आप धक्का लगा रहे हो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हिलाना, जरूरी है इजी होगा हिलाना। अगर आप आके उसमें हाथ लगाओगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं धक्का लगा रहा हूं, आप आके हाथ लगाओगे तो क्या इजी हो जाएगा, जरूरी है, मुश्किल नहीं हो सकता। डिपेंड करता है आप हाथ कहां से लगा रहे हो। अगर आप मेरे साइड बाय साइड, मेरे साइड में खड़े हो गए, फिर तो इजी हो जाएगा। यहां से लगाओगे तो फर्क पड़ेगा। देखो यहां पे मैं सपोज इतना बड़ा इसका जो है पैन है, ये वेइंग मशीन का पैन है। अब मैं इसमें 5 किलो के साथ 2 किलो को यहां पे रखूं, या फिर यहां पे रखूं, या फिर यहां पे रखूं, ये इन एवरी केस 7 kg दिखाएगा। मतलब यहां पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है, कर रहा है, डायरेक्शन मैटर कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन यहां पे मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, आप यहां से फोर्स लगाओ, यहां से फोर्स लगाओ, या यहां से फोर्स लगाओ, मैटर करता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप यहां से फोर्स लगाओगे तो ये बड़ी इजीली मूव कर जाएगा, यहां से फोर्स लगाओगे तो ये सीधा नहीं जाके ऐसे मूव करेगा, यहां से फोर्स लगाओगे तो फिर जिसकी ताकत ज्यादा है वो उस तरफ मूव करेगा। ऐसे ही है ना। तो वेक्टर एडिशन में देखो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो रहा है, इसलिए यहां पे ना थोड़ा सा वेरिएशन आ जा रहा है, ठीक है। यहां पे वेरिएशन नहीं आ रहा था स्केलर में, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इसके रूल्स डिफरेंट होते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया और फिर बताया गया कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जो एक सिंपल सी बात कहता है, इफ टू वेक्टर्स can be represented by two sides of a triangle taken in order, then the third side represents their resultant taken in reverse order। ठीक है। अगर दो वेक्टर्स को हम किसी भी ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। दो वेक्टर्स का मतलब बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया, तो उनका रिजल्टेंट जो है उसका तीसरा साइड होगा
टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? ये हमने सपोज एक ट्रायंगल है, अब ये जो ए बी है ये एक वेक्टर शो कर रहा है ए से बी की तरफ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ये बी सी जो है ये दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो तीसरा वेक्टर है उसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है। देखो इनको मैंने एक ही ऑर्डर में लिया ना, ये यहां से यहां जा रहा है और ये यहां से यहां जा रहा है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो तीसरा जो इनका साइड होगा ट्राइंगल का, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो ऐसे चलो तो फिर ये ऐसे आना चाहिए, लेकिन तीसरे साइड को हमने क्या किया, ऐसे ले लिया। तो ये जो ए सी है ये इन दोनों वेक्टर्स का सम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इस साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब ये डायरेक्शन होगा तीसरे साइड का, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये एंगल मतलब फर्स्ट वेक्टर से वो इतना एंगल टर्न हो गया और उसकी लेंथ कितनी होगी जितना ये साइड है। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। साइंस में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में, है ना, बट मैथ्स में ऐसे है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहां पे कोई डाउट है? ट्रायंगल लॉ तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखो ये बहुत सिंपल सी बात कहता है, इफ टू को-इनिशियल वेक्टर्स कैन बी represented by two sides of a parallelogram, then the diagonal from the same initial point represents their resultant. समझते हैं इसे? ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, इसको मैं नाम दे देता हूं B, और इसको हम दे देते हैं लेट्स से P। अब आपको बोला है कि दो को इनिशियल वेक्टर, देखो डेफिनेशन में क्या बोला, टू को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल माना सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये O को हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, तो एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया। को इनिशियल का मतलब यही होता है ना, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यही समझा था ना हमने, ठीक है। ये दो को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। अगर दो को इनिशियल वेक्टर को आप किसी पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो फिर उसी इनिशियल पॉइंट से जो आप डायगोनल बनाओगे वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, यहां पे रिजल्टेंट का मतलब है सम, तो दोनों वेक्टर्स का सम रिप्रेजेंट करेगा। ये है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसको अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। आपने ट्रायंगल लॉ तो समझा, इसको हम ट्रायंगल लॉ यूज करके प्रूव करेंगे। कैसे? ये एक पैरेललोग्राम है, ये O है, ये A है, ये B है, ये P है। अब हमने देखा कि ये OB और ये AP इक्वल होंगे, होगा? OB और AP इक्वल होंगे, क्यों? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, और हमने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में क्या बात पढ़ी है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए तो
डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मतलब पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों पैरेलल हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैग्नीट्यूड सेम मतलब दोनों के लेंथ सेम होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड के लेंथ इक्वल होते हैं, ये हम पढ़े हैं। तो ये दो वेक्टर सेम हो गए। तो मैं ओ ए प्लस ओ बी लिखना चाहता हूं। मैं ओ बी को हटा के ए पी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ओ ए प्लस ए पी, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर्स को आपने एक ऑर्डर में लिया तो थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर क्या होगा उनका रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, बस आपको बता दिया कि ये पैरेललोग्राम वैलिड कैसे है। बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन है इसमें किसी को? नो? हम इस एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम है? हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक छोटी किसी क्लास में पढ़ा है, क्या होता है बताओ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, अगर मैं 2 में 3 ऐड करूं या 3 में 2 ऐड करूं, एक ही बात है। देखा है ना, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 + 3 5, 3 + 2 5, है ना। कभी चेंज, आप डायरेक्शन चेंज कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, आंसर सेम आता है। तो वेक्टर एडिशन भी जो है कम्यूटेटिव है। आप लिख सकते हो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली इस रूल को फॉलो करता है। मतलब अगर मैंने वेक्टर p में वेक्टर q को ऐड किया तो वेक्टर q में वेक्टर p को ऐड करो, आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिलेगी, है ना। अच्छा, वेक्टर्स को हम स्मॉल लेटर्स से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप p और q के बजाय इसको a और b लिख लो, इसको b और a लिख लो। ठीक है, वेक्टर्स को हम लिखते कैसे हैं? अगर दो पॉइंट्स हैं, जैसे ये a है ये b है, तो हम a b के ऊपर लाइन या फिर a b के ऊपर एरो लिखते हैं। ये बात तो आपको मैंने बताई थी। अगर इसका लेंथ मान लीजिए लेट्स से c है, तो हम c के ऊपर एक छोटा सा एरो बनाते हैं। ठीक है, c के ऊपर एक एरो बनाते हैं। और पुराने टेक्स्ट बुक्स में, जो बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें ये जो है बोल्ड में टाइप किया जाता था। तो बोल्ड अगर टाइपिंग है मतलब वेक्टर है, और नॉर्मल टाइपिंग है मतलब वो स्केलर है ना। तो अब क्या है कि बोल्ड टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम लिखेंगे कैसे, सबकी राइटिंग तो अलग अलग होती है, इसीलिए फिर ये एरो वाला जो है ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा कन्वीनियंट है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए में वेक्टर बी जोड़ो या वेक्टर बी में ए जोड़ो, एक ही बात है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है सपोज इनका रिजल्टेंट आर। ठीक है, देखो ये बी और ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा। मैं इसको ओ नाम दे देता हूं, बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं, और इसको डी नाम दे देता हूं। हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, ओ बी सी, ये ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दो। ओ बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी होगा। ओ बी प्लस बी सी टेकन इन ऑर्डर शुड बी इक्वल टू ओ सी रिवर्स ऑर्डर। तो हम लिख लेंगे ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी। लिख सकते हैं ऐसा? ओ बी कितना है, बी सी कितना है, ओ सी कितना है,
ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल था? ओबीसी। अच्छा, दूसरा हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब मैं नीचे वाले को हटा देता हूं। ओ डी सी, ये भी एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ओ डी प्लस डी सी, ये ओ डी और ये डी सी सेम ऑर्डर में लिया हमने, शुड बी इक्वल टू ओ सी, रिवर्स ऑर्डर। तो हम लिख लेंगे ओ डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ, साइड में लिख लेना बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब ओ डी आपके पास कितना है? ओ डी कितना है? अच्छा, डी सी कितना है? ओ सी कितना है? ये दोनों आर के इक्वल है, तो आपस में दोनों इक्वल होना चाहिए। आप लिख लोगे फ्रॉम 1 and 2 a प्लस b इज इक्वल टू, ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल है, मुश्किल लगा किसी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, याद है? देखो 2 + 3 + 4, इसमें आप 2 और 3 को पहले जोड़ो या फिर 3 और 4 को पहले जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 3 में 4 7, 7 में 2 जोड़ो, वापस 9 ही मिल रहा है। आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। इस चीज को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम वेक्टर्स में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, तो हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसकी प्रूफ ये हमने एक फिगर बनाया, दिस इज सपोज ओ ए बी सी। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस ओ ए से वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता हूं, ए बी से सपोज वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता हूं, बी सी से वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ओ ए का डायरेक्शन ये, ए बी का डायरेक्शन ये, बी सी का डायरेक्शन ये, कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ ए बी ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ओ ए बी में देखो, ओ ए प्लस ए बी मस्ट बी ओ बी। ये लिख लिया। अच्छा, ओ ए कितना है मेरे पास और ए बी कितना है बी, तो आपको ओ बी कितना मिल गया, ए प्लस बी। ठीक है ना। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में देखो ओ बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये होगा, होगा ना। अच्छा, ओ बी, अब ट्राइंगल देखते हैं ओ बी सी। ओ बी सी ट्राइंगल में ओ बी प्लस बी सी हो जाएगा ओ सी। होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी। ट्राइंगल लॉ हमने क्या बोला था, अगर दो वेक्टर्स हम एक ऑर्डर में लेते हैं तो तीसरा वेक्टर दूसरे ऑर्डर में लेना है। अच्छा, ओ बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, ए प्लस बी, लेकिन ये सिंगल ओ बी की वैल्यू है तो मैं इनको ब्रैकेट में डालूंगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये टोटल ओ बी की वैल्यू है, मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा। प्लस बी सी कितना है, सी है। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू
इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। इतना समझ में आ गया? अब इसके आगे देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ये इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी प्लस बी सी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, देखो एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं तो ए सी होना चाहिए, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ओ ए, देखो ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अच्छा, ए बी क्या है, बी सी क्या है, क्या मिल गया? इतना समझ में आ गया? अब हम ट्रायंगल देखते हैं ओ ए सी। ओ ए सी में ओ ए प्लस ए सी, देखो ए सी का डायरेक्शन क्या हो गया ये, तो ओ ए प्लस ए सी मस्ट बी इक्वल टू ओ सी। ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली? अब क्योंकि ए सी की वैल्यू मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा, इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ओसी के इक्वल हैं, तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें?